नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है लाल इश्क। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। देखो सर जी, हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो हम ये नहीं देखते कि सामने वाला कौन है और वो ये काम क्यों करवा रहा है। गोमजी संजय से बोला। संजय के आदमियों ने गोमजी को ढूंढ निकाला और अब वो संजय के सामने बैठा वो सब बता रहा था जो उसे पता था। कुछ तो जानते होगे तुम उसके बारे में जिसने तुमसे ये काम करवाया। संजय बोला, ज़्यादा तो नहीं जानता, बस इतना पता है कि वो 2 आदमी थे और जिसने मुझे रुपये दिए उसका मैंने सिर्फ चेहरा देखा था। उसका नाम क्या है ये मैं नहीं जानता। गोमजी बोला, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ सर जी, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है। साहिल ने दरवाज़ा खोला। अंजलि बेसुध पड़ी थी। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे थे। वो औंधे मुँह चारपाई पर पड़ी सो रही थी। साहिल ने आगे बढ़कर अंजलि के हाथ और मुंह पर बंधा दुपट्टा खोला और बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। साहिल ने कुछ सोचते हुए अमर को फ़ोन किया। 1 घंटे बाद अमर साहिल के सामने सामान के साथ मौजूद था। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अमर ने साहिल की ड्रेसिंग करते हुए पूछा। बस यार, रात अंधेरा होने की वजह से पैर फिसल गया था, लेकिन मुझे तो लग रहा है जैसे किसी ने कोई भारी चीज़ तुम्हारे सिर पर दे मारी हो। यार आराम से कर। साहिल बोला, देख यार, ये सब मत कर, अब बस कर। अमर बैंडेज करते हुए बोला, तेरे कहने का मतलब है मैं सब कुछ भूल जाऊं? साहिल को गुस्सा आ गया। रिलैक्स यार, मेरे कहने का मतलब है इतना सब कुछ बहुत है, इतना सबक बहुत है उसके लिए। अब ये सब यहीं रोक दे। अमर ने साहिल के कंधे पर हाथ रखा। बाकी का काम समाज खुद कर देगा। ये जो समाज के ठेकेदार है ना, ये अच्छे अच्छे लोगों को जीने नहीं देते। बात करने की आवाज़ पर अंजलि की आंख खुल गई और वो उठ बैठी। उसने देखा उसके हाथ और मुंह खुला हुआ था। वो दरवाजे से लगी बाहर की बात सुनने लगी। उसे बातें साफ सुनाई दे रही थी। ठीक है, अब तू निकल यहाँ से। साहिल बोला, अंधेरा होने वाला है, रात होने से पहले तू शहर लौट जा, ठीक है? लेकिन मेरी बात पर गौर करना। अमर कहता हुआ बाहर निकल गया। गौरी आज आखिरी पेपर देकर लौटी थी और आज वो बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके पेपर खत्म हो चुके थे। अनामिका ने गौरी को खुश देखकर उससे राहुल की बात कर डाली, लेकिन गौरी ने अनामिका को अपने और विकी के बारे में बताया तो अनामिका गुस्से में बोली, उस दिन मेरे पूछने पर तो तुमने कुछ और ही बताया था। भाभी, उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला था और इस बात पर मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। लेकिन भाभी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने सोचा था पेपर हो जाने के बाद मैं आपको अपने और विकी के बारे में सब बता दूंगी। गौरी बोली, गौरी, विकी अच्छा लड़का नहीं है। उसने ना जाने कितनी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर बर्बाद किया है। भाभी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। विक्की ऐसा नहीं है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं विक्की को बचपन से जानती हूँ क्योंकि वो डैड के दोस्त का बेटा है। वो किसी एक लड़की के लिए कभी सीरियस नहीं होता। वो सिर्फ टाइम पास करता है और तुम्हारे साथ भी वो यही कर रहा है, लेकिन तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। अनामिका गुस्से में बोली, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है गौरी। मैं और ईशान दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरी हाई सोसाइटी वाली फैमिली को गरीब ईशांत कभी पसंद नहीं आया। मैं ईशांत को बहुत चाहती थी, इसीलिए अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे भाई से शादी करके यहाँ सेटल हो गई। और उस दिन 8 साल बाद मैंने विक्की को तुम्हारे साथ देखा तो मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। भाभी, ये 8 साल पहले की बात है। चले, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि विकी ऐसा था, लेकिन भाभी, विकी मेरे साथ सीरियस है। अब वो ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानती कि विकी बदल सकता है, और अगर वो सच में बदल गया है तो उससे कहो कि वो तुमसे शादी कर ले। अपने माँ बाप को लेकर आए तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। अनामिका बोली, ठीक है भाभी, मैं विक्की से बात करती हूँ। गौरी बोली, रोशनदान से आती सूरज की किरणें सुबह होने की गवाही दे रही थी। अंजलि चुपचाप लेटी उन किरणों को देखने लगी। साहिल ने दरवाज़ा खोला और अंजलि को गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए उसे खाने का पैकेट देकर बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया और अंजलि साहिल के सिर पर बंधी पट्टी को देखती रह गई। यार
मान गए तुझे। तू तो इस खेल का उस्ताद निकला। आखिर तू हमसे शर्त जीत ही गया। हाँ भाई, गौरी अपने आप को बड़ी पारसा समझती थी, किसी को भाव ही नहीं देती थी। विक्की और उसके दोस्त बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन विक्की ने गौरी पर अपने प्यार का ऐसा जादू किया कि बेचारी घायल हुए बिना ना रह सकी। सबकी बातें सुनकर विक्की हंस पड़ा। पेपर खत्म होने की खुशी में आज यार दोस्तों का जमावड़ा लगा हुआ था और वो सब एक दूसरे से विकी की तारीफ कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि गौरी खड़ी सब सुन रही थी। यार जैसा तूने कहा था वैसा ही हुआ। आज गौरी तेरे प्यार में पागल है। जो तू उससे करने को कहेगा वो वही करेगी। गौरी के कानों में किसी की आवाज़ आए, वैसे यार अब आगे क्या सोचा है तूने? कहीं गौरी तेरे गले ही ना पड़ जाए। कोई दूसरा बोला। तभी उनमें से एक की नज़र गौरी पर पड़ी तो उसने विकी से कहा। विकी ने मुड़कर गौरी को देखा जो उसे ही देख रही थी। विकी गौरी को देखकर हैरान था और गौरी अपने आंसू पोंछती वहां से भागती चली गई। गौरी, गौरी मेरी बात तो सुनो। विक्की गौरी के पीछे भागा। गौरी भागती जा रही थी कि विक्की ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। छोड़ो मुझे, गौरी चीखी। मेरी बात सुनो गौरी। अब कुछ सुनने को बाकी नहीं रहा मिस्टर विक्की। गौरी अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगी। मेरी बात तो सुनो गौरी, जो तुमने सुना वो पूरा सच नहीं है। विक्की ने गौरी को कंधों से पकड़ा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। गौरी ने अपने आप को छुड़ाया। तुमने मेरे साथ प्यार का खेल खेला, मेरी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। ऐसा नहीं है गौरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विक्की बोला। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ गौरी, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अब मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं, क्योंकि मेरा यकीन तोड़ने वाले तुम खुद हो। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। गौरी रोते हुए वहाँ से चली गई और विक्की खड़ा देखता रह गया। गौरी रोते हुए घर पहुँची। भाभी, मैं राहुल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और अनामिका गौरी की आंखों में आंसू देखकर सब समझ गई। साहिल बहुत देर से कार चला रहा था। बराबर में बैठी अंजलि ने कई बार उससे पूछा कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है, लेकिन साहिल कुछ नहीं बोला। जवाब न मिलने पर अंजलि चुप हो गई। साहिल ने कार रोक दी और अंजलि सामने अपने घर को देखकर हैरान थी। साहिल के कहने पर अंजलि कार से बाहर आ गई और वो खुद भी कार से बाहर आया। अंजलि को देखकर गेट कीपर ने गेट खोल दिया और थोड़ी देर बाद वो दोनों घर के अंदर विक्रम चौधरी के सामने थे। साहिल के बारे में जानकर विक्रम चौधरी का पारा हाई था। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है विक्रम चौधरी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि पहले मेरी बेटी को किडनैप किया और फिर उसे वापस घर तक छोड़ने भी आ गए। विक्रम चौधरी गुस्से में बोले। अपनी आवाज़ नीचे रखो विक्रम चौधरी, क्योंकि जिसके घर की इज्जत नीलाम हो जाए उसे ऊंची आवाज़ में बोलने का हक नहीं होता। साहिल विक्रम चौधरी की आंखों में देखकर बोला। अंजलि खड़ी सब सुन रही थी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरी बेटी से जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? तुम्हारी बेटी से नहीं, तुमसे है मेरी दुश्मनी। तुमसे बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। साहिल बोला। कैसा बदला? विक्रम चौधरी बोले। यही तो अंजलि भी जानना चाहती थी। साहिल बहुत देर तक विक्रम चौधरी को देखने लगा और फिर बोला। गौरी वर्मा को तो तुम जानते हो ना? विक्रम चौधरी उर्फ विक्की गौरी। तुम गौरी को कैसे जानते हो? विक्रम चौधरी की आवाज़ लड़खड़ाई। मैं उस गौरी वर्मा का भतीजा हूँ जिसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। विक्रम चौधरी के साथ साथ अंजलि भी चौंकी। विक्रम चौधरी, आज मैंने तुम्हारी बेटी के साथ वही किया जो आज से 22 साल पहले तुमने मेरी बुआ के साथ किया था। आज समाज के सामने तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि मैंने तुम्हारी इज्जत को अपने पैरों तले रौंद दिया है, जैसे 22 साल पहले तुमने हमारी इज्जत को रौंदा था। मैंने अपनी आंखों से अपनी बुआ की लाश देखी थी। मैं चाहता तो तुम्हारी बेटी को मारकर उसकी लाश तुम्हें भिजवा सकता था, लेकिन ये बहुत छोटी सज़ा होती तुम्हारे लिए। अब समाज, तुम्हारी सोसाइटी तुमसे और तुम्हारी बेटी से उल्टे सीधे सवाल करेंगे, ताना देगा तुम्हें, तुम्हारी बेटी पर कीचड़ उछालेगा। उससे जो तुम्हारी बेटी को दर्द होगा तो वो दर्द ही तुम्हारी सज़ा होगी। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर तुम भी रोगे, साहिल बोला। विक्रम चौधरी बोलना चाहते थे लेकिन उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अब बैठकर अपने और अपनी बेटी के आंसू पोंछो, क्योंकि अब जिंदगी भर तुम्हें यही काम करना है, साहिल कहता हुआ घर से बाहर निकलता चला गया।
सब कुछ जानकर विक्रम चौधरी सोफे पर गिर गए। अंजलि जल्दी से विक्रम चौधरी के पास आई। डैड, आप ठीक है ना? अंजलि की बात सुनकर विक्रम चौधरी ने हाँ में सिर हिला दिया। डैड, क्या ये सच है कि आपकी वजह से किसी की जान गई है? गौरी वर्मा की मौत के जिम्मेदार क्या आप हैं? नहीं, गौरी की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं तो उससे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार। मैं सोचता था कि प्यार कुछ नहीं होता, लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना अब मेरी आदत बन चुकी थी। हर लड़की मेरे साथ दोस्ती करना चाहती थी। तब मेरे दोस्तों ने गौरी के बारे में बताया कि वो थोड़ी अलग टाइप की लड़की है, वो तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। मुझे अपने आप पर बड़ा घमंड था कि कोई लड़की मुझे ना कर ही नहीं सकती, और बस इसी बात को लेकर हम दोस्तों में शर्त लग गई। मैंने धीरे धीरे गौरी से दोस्ती बढ़ाई और एक दिन अपने प्लान के मुताबिक उससे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। वक्त के साथ साथ गौरी की मोहब्बत मेरे लिए बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक दिन गौरी के सामने ये शर्त वाली बात खुल गई और वो मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़कर चले गई। और उस वक्त मुझे पता चला कि मैं गौरी के साथ प्यार का नाटक करते करते सच में प्यार करने लगा था। मेरी सच्चाई जानने के बाद गौरी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और मैं उससे बार बार मिलने की कोशिश करता, ये बताने के लिए कि मैं हकीकत में उससे बहुत प्यार करता हूँ। और एक दिन यही बताने के लिए मैं गौरी के घर गया, लेकिन गौरी ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। ये बात मुझे गौरी की भाभी ने बताई। गौरी की भाभी को देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि वो मेरे अंकल की बेटी थी। मैंने अनामिका दी से कहा कि एक बार मुझे गौरी से मिलने दे, लेकिन दी ने कहा कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, और दी ने ये भी कहा कि गौरी की शादी हो रही है तो तुम उसे परेशान ना करो। गौरी की शादी का सुनकर मैं बेचैन हो गया था। बस एक बार मैं उससे मिलना चाहता था और एक दिन मुझे ये मौका मिल गया। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ गौरी, मेरी बात का यकीन करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। गौरी आगे बढ़ने लगी। अनामिका शॉपिंग के लिए दूसरी दुकान में चली गई थी और गौरी रिस्ट वॉच देखने लगी। तभी पीछे से विक्की आ गया था। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बहुत बदल डाला है गौरी, अब मैं पहले वाला विक्की नहीं रहा। विक्की गौरी को रोकते हुए बोला, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले क्या थे और अब क्या हो, और छोड़ो मेरा रास्ता। मेरी बात समझने की कोशिश करो गौरी। बस विकी, मुझे मेंटली टॉर्चर मत करो। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला है। मेरी लाइफ से चले जाओ, मुझे चैन से जीने दो। गौरी रोते हुए बोली और वहाँ से चली गई। गौरी गौरी विक्की, अब तो तुमने सब सुन लिया ना। गौरी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है तो तुम उसका पीछा करना छोड़ दो। अब उससे मिलने की कभी कोशिश मत करना। अनामिका दी मुझसे बोली। गौरी की शादी से 2 दिन पहले मैंने गौरी को आखिरी बार फ़ोन किया। फ़ोन पर मेरी आवाज़ सुनकर गौरी ने फ़ोन काटना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि आखिरी बार मुझसे बात कर लो, आज के बाद मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। और गौरी मान गई। मैंने गौरी से वही सारी बातें दोहराई और कहा कि तुम्हारी मासूमियत और भोलेपन ने मुझे बदल डाला गौरी। मैं सोचता था कि ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होती, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है। गौरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। गौरी ने मेरी बात सुनकर कहा, विकी, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर होगा अब तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचो और आगे से किसी की फीलिंग्स का फ़ायदा मत उठाना। उस दिन आखिरी बार मेरी गौरी से बात हुई थी और उसी शाम में गेस्ट हाउस से घर के लिए रवाना हो गया था। गौरी की शादी के 2 दिन बाद गौरी की कत्ल के जुर्म में पुलिस मुझे अरेस्ट करने आई। मैं हैरान था। गौरी के कत्ल का सुनकर अनामिका दी का कहना था कि जिस रात गौरी की शादी थी, गौरी उस रात विक्की से मिलने गई थी, अनामिका से ये कहकर कि वो बारात आने से पहले वापस आ जाएगी, लेकिन गौरी सुबह तक वापस नहीं आई तो बस उसकी मौत की खबर कि हाईवे पर एक दुल्हन की लाश मिली है जिसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। मुझ पर यह केस चला कि मैंने गौरी का कत्ल किया है, लेकिन जल्दी ही केस का फैसला मेरे हक में आया।
क्योंकि सबूतों से ये साबित हुआ कि जिस वक्त गौरी का कत्ल हुआ मैं उस शहर में था ही नहीं। मैं तो आज़ाद हो गया, लेकिन गौरी बदनाम हो गई। गौरी के बारे में लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी थी। अरे खुदकुशी की है गौरी ने, शादी की रात ना जाने कौन से आशिक से मिलने गई थी, और जब दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही तो लेट गई किसी ट्रक के सामने जाकर। ये समाज के लोग इसी तरह की उल्टी सीधी बातें बना रहे थे गौरी के बारे में। कुछ दिन बाद मैं अनामिका दी से मिलने गया तो उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बोली, गौरी की मौत के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मैंने दी को बहुत समझाया कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन दी यही मानती रही कि गौरी को मैंने मारा है, उसे खुदकुशी के लिए मैंने उकसाया है। उस दिन के बाद से मैं अक्सर ये सोचता था कि गौरी अपनी शादी की रात मुझसे मिलने क्यों आई थी और फिर उसने खुदकुशी क्यों की। विक्रम अंजलि को सारी बात बताकर खामोश हो गए। अंजलि सारी बात सुनकर रोने लगी। बेटी, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, गौरी की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मुझे आपकी बात पर यकीन है डैड। अंजलि अपने आंसू साफ करते हुए बोली। देखो विक्रम, ये संजय की ज़िंदगी है, मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता। जब वो अंजलि से शादी करना चाहता था तो मैंने उसकी बात मान ली, और अब वो अंजलि से शादी नहीं करना चाहता। अब भी मैंने उसकी बात मान ली। तुम उसे समझाओ कि वो अंजलि के साथ ऐसा ना करे। आखिर संजय और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं। पिछले दिनों जो कुछ अंजलि के साथ हुआ उससे हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है। विक्रम, मोहन कोठारी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अगर संजय अंजलि से शादी करता है तो वो किस किस को जवाब देगा। आखिर को संजय सोसाइटी में बड़े बड़े लोगों के बीच उठता बैठता है। इसीलिए अब तुम इस शादी को भूल ही जाओ। ऐसा मत कहो मोहन, मेरी बेटी का क्या होगा। अब कुछ नहीं हो सकता विक्रम। और हाँ, बहुत जल्दी पेपर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, तुम उन पर साइन कर देना। मोहन कोठारी बोला, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? बताया तो था आपको कि एक डील की वजह से कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। साहिल न्यूज़ देखने में मस्त था। ये रिमोट मुझे दो। अनामिका ने साहिल के हाथ से रिमोट लिया। मॉम, क्या है मॉम, इतने दिनों बाद आए हो और आते ही रिमोट लेकर बैठ गए। कुछ देर अपनी माँ के पास बैठकर भी बातें कर लिया करो। ओ मेरी प्यारी मॉम, ये लीजिए, अब बोलिए। साहिल अपने दोनों पैर मोड़कर सोफे पर बैठ गया। साहिल, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती हूँ। अनामिका साहिल के सिर पर बंधी पट्टी को देखकर बोली, मॉम मैं ठीक हूँ, आप मेरे लिए परेशान ना हो। ये तो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक माँ अपने बच्चे के लिए परेशान नहीं होगी तो किसके लिए होगी। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। मॉम आप फिर शुरू हो गई। साहिल ने अनामिका के आंसू साफ किए। चलिए आज डिनर साथ करते हैं, जल्दी से खाना लगाइए। दोनों माँ बेटे उठ खड़े हुए। डैड, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? जो होना होता है वो होकर रहता है। संजय और अंकल ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। नहीं अंजलि, ये मेरे कर्म है जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं। विक्रम चौधरी बोले, ऐसा कुछ नहीं है डैड, आप क्यों इन बातों को अपने ऊपर ले रहे हैं। अंजलि बोली, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बहुत देर से साहिल का फ़ोन बज रहा था लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। वो पिछले दिनों की अपनी सारी थकान मिटाना चाहता था। 10 बजे के करीब साहिल उठा तो सबसे पहले उसने मोबाइल चेक किया जिसमें अमर की 4 मिस कॉल थी। साहिल ने अमर को फ़ोन किया तो अमर ने टीवी ऑन करने को कहा। साहिल ने टीवी ऑन किया तो स्क्रीन पर न्यूज़ एंकर ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही थी कि शहर के जाने माने बिजनेसमैन विक्रम चौधरी की दिल का दौरा पड़ने से मौत। साहिल को ये न्यूज़ देखकर कोई हैरत नहीं हुई, बल्कि वो सोफे पर बैठकर न्यूज़ एंकर की बात सुनने लगा। टीवी स्क्रीन पर विक्रम चौधरी का घर दिखाया जा रहा था जिसके बाहर मीडिया के लोग खड़े हुए न्यूज़ दे रहे थे। हाँ, इस वक्त हम विक्रम चौधरी के बंगले के बाहर हैं, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से विक्रम चौधरी परेशान चल रहे थे। पिछले दिनों उनकी बेटी के साथ जो हुआ उसकी भी अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ लोगों का कहना है कि अपनी शादी की रात विक्रम चौधरी की बेटी कहीं चली गई थी, तो कुछ लोगों का कहना है कि उनकी बेटी अंजलि का अपहरण हुआ था। लेकिन मामला क्या था ये साफ नहीं हो पाया है। और इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि विक्रम चौधरी पूरी तरह से दिवालिया हो चुके थे।
उनका सारा बिजनेस डूब चुका था। यहाँ तक कि ये बंगला जो आप देख रहे हैं ये भी नीलाम होने वाला है। ये दोनों बातें उनके हार्ट फेल की अहम वजह बताई जा रही हैं। न्यूज़ एंकर और भी बहुत कुछ बता रही थी और साहिल के होठों पर मुस्कुराहट उभर आई। कहीं मॉम ये न्यूज़ ना देख ले, साहिल सोचते हुए कमरे से बाहर भागा। लेकिन अनामिका को न्यूज़ देखते देख साहिल वहीं सीढ़ियों पर रुक गया। आहट पर अनामिका ने सिर घुमाकर साहिल को देखा। साहिल ने अपनी मॉम की आंखों में बहुत से सवाल देख लिए थे। अनामिका फिर से न्यूज़ देखने लगी। साहिल चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा तो उसे अनामिका ने पुकारा। साहिल एकदम से आंखें बंद कर ली। साहिल इधर आओ। साहिल आंखें खोलता घूमा और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर आया। तब तक अनामिका टीवी बंद कर चुकी थी। क्या है ये अब? अनामिका साहिल के सामने आते बोली। क्या मॉम? अच्छा, आप इस न्यूज़ की बात कर रही हैं? अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था विक्रम चौधरी के साथ। अनामिका साहिल को देखे जा रही थी। मॉम, वक्त जब इंसाफ करता है तो कोर्ट कचहरी, गवाहों और सबूतों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं विक्की की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर साहिल बोला, विक्की की बेटी के साथ ये सब तुमने किया क्या है? अनामिका की बात सुनकर साहिल चुप रहा। तो ये थी तुम्हारी डील जिसके लिए तुम शहर से बाहर गए हुए थे? मॉम, क्या मॉम, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अनामिका को गुस्सा आ रहा था साहिल की इस हरकत पर। उस विक्रम चौधरी को बताना जरूरी था कि जब किसी की बहन बेटी अपनी ही शादी के मंडप में नहीं पहुंचती तो उस परिवार पर क्या बीतती है, क्या क्या सुनने को मिलता है उस परिवार को। तो तुम्हें क्या मिला ये सब करके? हाँ बोलो, ये जो तुमने किया है उससे तुम में और विक्की में क्या फ़र्क रह गया? अगर विक्की गुनहगार था तो ये सब करके तुम भी उतने ही गुनहगार हो गए हो क्योंकि तुमने एक मासूम की जिंदगी खराब की है। साहिल चुपचाप खड़ा अनामिका की बात सुन रहा था। विक्की ने जो किया उसे उसकी सज़ा मिल गई, लेकिन विक्की के किए की सज़ा तुमने उसकी बेटी को क्यों दी? उसकी क्या गलती थी? क्योंकि वो विक्रम चौधरी की बेटी है, इसीलिए उसे सजा मिली। साहिल जो इतनी देर से चुपचाप सब सुन रहा था एकदम बोल पड़ा। जैसे माँ बाप की जायदाद में औलाद का हिस्सा होता है उसी तरह माँ बाप के किए गुनाह में भी उनका हिस्सा होता है, इसीलिए सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे किए की सजा आगे तुम्हारे बच्चे भुगते? साहिल के पास कोई जवाब नहीं था। मैं जानती थी तुम विक्रम चौधरी के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे, लेकिन ये सब करोगे ये नहीं सोचा था। तुमने अंजलि के साथ अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया तुमने। अनु नाश्ता बना लाई लेकिन अंजलि का मन नहीं था नाश्ता करने का। क्या अंजलि, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो? चलो उठो, नाश्ता कर लो। अंजलि के मना करने के बावजूद अनु ने उसे जबरदस्ती नाश्ता कराया और बोली, तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो अंजलि। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो अगर किसी और लड़की के साथ हुआ होता तो वो अब तक टूट चुकी होती और कोई गलत कदम उठा चुकी होती, लेकिन तुमने हर चीज़ को फेस टू फेस कबूल किया। बस अब थोड़ी सी हिम्मत और करके जुटा लो और अपनी ज़िंदगी एक नई सिरे से शुरू करो। सब कुछ नीलाम होने के बाद अनु अंजलि को अपने साथ ले आई थी और अब वो अंजलि को समझा रही थी। अनु की बात का असर था कि अंजलि जॉब ढूंढने निकल पड़ी। अब वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। उस दिन भी वो इंटरव्यू देकर लौटी थी कि अनु ने बताया कि कोई उससे मिलने आया है और गेस्ट रूम में इंतजार कर रहा है। तो अंजलि बैग वहीं रखकर गेस्ट रूम की तरफ चल दी। जी आप कौन? अंजलि बोली, मैं अनामिका। अनामिका, गौरी फर्मा की भाभी। अंजलि बड़बड़ाई, हाँ वही अनामिका। अनामिका बोली, आप बैठिए। अंजलि भी मुश्किल बोली, कैसे आना हुआ आपका? तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ उस गलती की जो मेरे बेटे ने की। साहिल ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अब इन बातों का क्या फ़ायदा? जो होना था वो तो हो चुका। जानती हूँ मैं, अगर नुकसान हो जाए तो बाद में उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन मैं दिल से शर्मिंदा हूँ कि मेरे बेटे ने ये हरकत की। अंजलि कुछ नहीं बोली। विकी ने जो किया उसकी सज़ा तुम्हें मिली। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। मेरे डैड ने कुछ नहीं किया था, वो बेगुनाह थे। अंजलि एकदम बोली, आपके बेटे की सारी बातें सुनकर एक पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा था कि मेरे डैड गुनहगार हैं, लेकिन जब डैड ने मुझे सारी हकीकत बताई और उन्होंने मेरी कसम खाई तब मुझे पता चला कि वो बेगुनाह है और कोई बाप अपनी बेटी की झूठी
झूठी कसम नहीं खा सकता। गौरी की मौत के बाद ये बात राज ही रह गई कि उसने खुदकुशी क्यों की थी। वक्त के साथ साथ ईशांत और मैंने गौरी की मौत को कबूल कर लिया, लेकिन साहिल के जहन में वो सारी बातें रच बस गई थी। वो एक छोटा बच्चा था, अपनी बुआ के बहुत करीब था। बहुत कम उम्र में उसने अपनी बुआ के बारे में क्या क्या बातें सुनी थी। कब वो विक्की से नफरत करने लगा पता ही नहीं चला। आपके बेटे ने मेरे साथ जो किया, मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ जो इल्ज़ाम आपके परिवार ने मेरे डैडी पर लगाए हैं वो आप वापस ले लें। मेरे पास कोई सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि मेरे डैडी बेगुनाह थे, लेकिन मैं जानती हूँ वो बेगुनाह थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनके नाम पर किसी तरह का कोई दाग लगे। अंजलि रो पड़ी। प्लीज़ अनामिका। अनामिका ने अंजलि के हाथों को पकड़कर उसे गले से लगा लिया। मुझे विक्की से कोई शिकायत नहीं है। अंजलि को एक अच्छी जॉब मिल गई थी। काम से लगकर अंजलि बहुत हद तक संभल गई थी। अनामिका अंजलि से मिलने आती रहती थी। अनामिका चाहती थी कि अंजलि उसके साथ रहे, लेकिन अंजलि ने मना कर दिया था। उस दिन भी अनामिका अंजलि को समझा रही थी कि वो उसके साथ चले। बस अंजलि, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। जल्दी से कपड़े पैक करो फटाफट। लेकिन मैं ऐसे बस कह दिया ना चलो तो बस चलो। आंटी जब इतना फोर्स कर रही हैं तो चली जाओ, अनु बोली। अंजलि ने हथियार डाल दिए और अनामिका के साथ उसके घर आ गई। ये इत्तेफाक था कि घर में घुसते हुए अंजलि का सबसे पहले साहिल से सामना हुआ। साहिल ने अनामिका के साथ अंजलि को देखा तो वो फ़ोन पर बातें करते हुए बाहर निकल गया, जबकि अंजलि के कदम अपनी जगह जम से गए थे। तुम रुक क्यों गई? आओ। अंजलि चुपचाप अंदर आ गई। अनामिका ने साहिल को विकी के बारे में सब कुछ बता दिया था। अंजलि ने बताया था, लेकिन साहिल विक्रम चौधरी को बेगुनाह मानने को तैयार ही नहीं था। सर, आपने ये फाइल कंप्लीट करने के लिए कहा था, ये कंप्लीट कर दिया। ओके। अमर अंजलि से फाइल लेकर देखने लगा। तभी वॉशरूम से साहिल निकल आया। साहिल और अंजलि एक दूसरे को देखकर चौंक गए। अमर ने एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर से फाइल में घुस गया। साहिल ने अमर को देखा जो फाइल देखते हुए मुस्कुरा रहा था और साहिल की सब समझ में आ गया था। मिस अंजलि, आप ये फाइल सबमिट कर दीजिए। अमर से फाइल लेकर अंजलि बाहर निकल गई। तो ये है तुम्हारी नई सेक्रेटरी जिसकी तारीफ कर करके तुमने इतने दिनों से मेरा दिमाग खा रखा था। साहिल की बात पर अमर कुछ नहीं बोला, वो बस होंठ सुकेड़ कर मुस्कुराता रहा। वहाँ मॉम ने उसे लाकर बैठा दिया। यहाँ तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता लेता हूँ तो यहाँ तुमने भी इसे। साहिल बोलते बोलते रुक गया। क्या मॉम ने और तुमने कसम खा रखी है मुझे परेशान करने की? रिलैक्स यार, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? ये बस इत्तेफाक है कि अंजलि यहाँ काम करती है, अमर बोला। तो साहिल ने एक आंखें टेढ़ी करके उसे देखा। मैं भी अंजलि को यहाँ देखकर चौंक गया था। मिस्टर चौबे ने अंजलि को अपॉइंट किया है क्योंकि ये काम उन्हीं के अंडर होता है। अब ज़्यादा न सोच, मैं तुझे अच्छी सी कॉफ़ी पिलाता हूँ। अमर ने इंटरकॉम पर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। वो तीनों बैठे नाश्ता कर रहे थे। अंजलि ने साहिल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, वो बस अपना नाश्ता करने में लगी रही, जबकि टेबल पर अंजलि को देखकर साहिल के माथे पर सिलवटें उभर आए। तुम्हारे सिर का जख्म कैसा है अब? अनामिका बोली। अब तो ठीक है मॉम, बस निशान बाकी है और वैसे ठीक है। जख्म का सुनकर अंजलि का हाथ रुका, लेकिन उसने सिर उठाकर नहीं देखा। वो धीरे धीरे नाश्ता करती रही। साहिल ने देखा कि अंजलि का कोई रिएक्शन नहीं था तो उसने गुस्से में कहा, भगवान करे जिसकी वजह से मेरे सिर पर ये चोट आई है उसका भी सिर फूटे। अंजलि के गले में कुछ अटका और वो खांसने लगी। आराम से अंजलि, कोई जल्दी नहीं है। अनामिका ने पानी का गिलास अंजलि की तरफ बढ़ाया। मैं तो कहता हूँ उसके सिर में ऐसी चोट लगे कि डॉक्टर उसे टकली कर दे। साहिल अंजलि को गुस्सा दिलाने को बोला, लेकिन अंजलि कुछ नहीं बोली। हाँ, अनामिका जरूर बोल पड़ी। टकली कर दे मतलब? तुम्हारा एक्सीडेंट करने वाली क्या कोई लड़की थी? अंजलि ने एकदम अनामिका को देखा और फिर साहिल को। और क्या मॉम, वो लड़की ही थी। मैंने उसे बहुत करीब से देखा था। अंजलि की आंखों में बेचैनी देखकर साहिल मज़े से बोला, खैर छोड़ो, अब ऐसा मत कहो। अनामिका बोली, मॉम आप मेरी माँ हैं या उसकी? किसी और की हिमायत करते देख साहिल गुस्से में बोला।
हो जाती है गलती कभी कभी अनजाने में। अब उसने जानबूझकर तो तुम्हारा एक्सीडेंट किया नहीं होगा मॉम, कहीं आपने मुझे गोद तो नहीं लिया था? साहिल अब थोड़ा मजाक के मूड में बोला। अनामिका ने साहिल के दो तीन चपत लगाए। आप बेफिक्र रहे, सारा काम प्लान के मुताबिक ही होगा और उसे खबर भी नहीं होगी। अमर फ़ोन पर किसी से कह रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो इसमें हमारी मदद करेगा। बस कुछ दिन की बात है, फिर सब सेट हो जाएगा। क्या सेट हो जाएगा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अमर ने फ़ोन बंद कर दिया तो साहिल उसके पीछे खड़ा पूछ रहा था। अमर हड़बड़ा गया। नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हें बताया था ना, ज़मीन जो खरीदी थी उसके कागजात बनवाने में परेशानी आ रही थी तो उसे ही सेट करने की बात कर रहा था। अमर बोला। अरे हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया। परसों रॉयल डी होटल में पार्टी है और तू मेरे साथ चल रहा है। वहाँ मिस्टर आर्यन भी आ रहे हैं तो उनसे बिजनेस की कुछ बातें भी करनी है। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, मुझे एडवोकेट सतीश से मिलने जाना है, साहिल बोला। साहिल ने पूरा कमरा छान मारा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लगेज खोल के देखा तो उसमें भी कुछ नहीं था। साहिल कुछ देर सोचता रहा, कुछ और करना पड़ेगा। साहिल सोचता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसी वक्त अंजलि दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। वो साहिल को कमरे में देख चौंक गई और बोली, आप मेरे कमरे में? साहिल बौखला गया। अपना चार्जर लेने आया था जो ड्रॉ में रखा था। साहिल एकदम बाहर निकल गया। किस चार्जर की बात कर रहे थे ये? इनके हाथ में तो कोई चार्जर नहीं था। अंजलि अपने आप से बोली। होटल रॉयल टी की टेरेस लाइटों से जगमा रही थी। अंधेरी रात में रंगीन बल्ब जगमगाते हुए बड़े खूबसूरत लग रहे थे। एक तरफ मध्यम संगीत बज रहा था जिससे एक अलग ही खुशनुमा माहौल बन गया था। उस पार्टी में अनु पार्टी का सारा अरेंजमेंट देख रही थी क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी थी और जॉब भी। सारे गेस्ट आ चुके थे। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन वुमेन इस पार्टी में शामिल हुए थे। अमर और साहिल दोनों आपस में बात कर रहे थे कि साहिल की नज़र अंजलि पर पड़ी। वो बड़े से शीशे के दरवाजे को पार करके अंदर आ गई और इधर उधर देखने लगी। बहुत देर तक वो ऐसे ही किसी को तलाशती रही, फिर एक लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराई और उसकी तरफ बढ़ गई। साहिल की नज़रों ने बहुत देर तक अंजलि का पीछा किया। कहाँ खो गए? अमर बोला। यहीं हूँ, मुझे लगा शायद कोई पसंद आ गई है तो उसके ख्यालों में खो गए हो। शट अप यार। क्या शट अप? इस पत्थर दिल को ना किसी हसीना की ज़रूरत है जो तुम्हारे स्टोन हार्ट पर अपनी मोहब्बत से फूल खिला सके। अमर ने साहिल के सीने पर हाथ रखा। ये मोहब्बत कुछ नहीं होती, बस टाइम बर्बाद करना है। साहिल चिढ़ गया। बच्चू, जब तुझे मोहब्बत होगी ना तो तुझे खुद पता नहीं चलेगा कि ये मोहब्बत तुझे कब और कैसे हो गई है। वो दिन कभी नहीं आएगा। साहिल और किसी लड़की की मोहब्बत में पड़ जाए? नो, नेवर। अरे तेरे लिए ऊपर वाले ने किसी लड़की को नहीं बनाया बल्कि किसी राजकुमारी को बनाया है जो खुद ब खुद तेरे पास आएगी और कहेगी, एक्सक्यूज़ मी सर। अंजलि बोली। क्या इतनी जल्दी आ गई? अमर आवाज़ सुनकर बोला और उसके साथ साथ साहिल ने भी मुड़कर देखा। ओह मिस अंजलि, आप इतनी लेट कैसे हो गई? नहीं सर, मैं तो ठीक वक्त पर आई हूँ। अंजलि साहिल को इग्नोर करते हुए बोली। हाँ, पार्टी तो अभी शुरू ही हुई है, मेरा ध्यान शायद कहीं और था, है ना साहिल? वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो इस लाइट ब्लू साड़ी में। अंजलि मुस्कुराई और उसने जवाब दिया, थैंक यू सो मच सर फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। अंजलि ने अनु को अमर से मिलवाया और साहिल की तरफ देखा भी नहीं। इस बात से साहिल और जल भुन गया। अनु ने साहिल से खुद की परिचय कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से चली गई तो साहिल गुस्से से बोला, तुझे बड़ी खूबसूरत लग रही है वो, जो उसकी तारीफ कर रहा था। क्या यार, जब अंजलि खूबसूरत लग रही है तो तारीफ करना तो बनता है। तो तेरी शादी करा दूँ आपकी मिस अंजलि से? तुझे बहुत अच्छी लगती है ना वो। इतने खुशकिस्मत कहाँ, खुशकिस्मत तो वो बंदा है जो इस वक्त मिस अंजलि के साथ डांस कर रहा है जब म्यूजिक बज रहा था। अमर ने उधर इशारा किया। साहिल ने उधर देखा तो अंजलि किसी लड़के के साथ डांस कर रही थी। इस मध्यम से म्यूजिक में हाथों में हाथ, गले में बाहें डाले डांस करने का अलग ही मजा है। साहिल ने नजरें हटा ली और इधर उधर देखने लगा। अरे ये गधा कहाँ से आ गया? अमर बोला। साहिल ने उसकी बात पर देखा तो संजय अंजलि के साथ डांस करने के लिए कह रहा था।
अंजलि पहले से ही ऐसे ही खड़ी रही। फिर उसने संजय का हाथ थाम लिया। ये देखकर अमर बोला, ये कहाँ से आ गया? कैसी हो अंजलि? अंजलि को बाहों में थामे संजय बोला, अच्छी हूँ, इनफैक्ट बहुत अच्छी। अंजलि नॉर्मल थी। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो इस ब्लू रंग की साड़ी में। अंजलि मुस्कुराई, थैंक्स। उधर अमर साहिल को अपना जूस का गिलास पकड़ा कर बोला, मैं भी आता हूँ, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अंतिम भाग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। क्या संजय अंजलि से फिर से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, या फिर साहिल उससे प्यार करेगा और उसे अपनी दुल्हन बनाएगा? देखने के लिए देखिए इस कहानी के अंतिम भाग में। इसी तरह के अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।